हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुना है। 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुके हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस बार के एग्ज़ाम में बहुत बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में करना होगा। तो 60 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का मतलब 2 सवा 2 मिनट में एक क्वेश्चन को हल करना है। आप सभी लोग जानते हैं, इससे लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि चाहे आप घर बैठ के आप परीक्षा देना चाहें तो घर पे दे सकते हैं, चाहे आप साइबर कैफ़े में जाके क्लियर कर लीजिए कि वहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे अपनी संस्था में आप क्लियर कर लीजिए, वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके साथ स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। इसके अलावा जो स्मार्टफ़ोन है उसमें माइक्रोफ़ोन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ऑडियो क्लियर आ जाए। तो हम लोग लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूले याद करने होंगे। हम अपने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसमें फार्मूला साथ में है। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस में फार्मूले यूज हो रहे हैं उन सारे फार्मूलों को हम बता रहे हैं। आप एक जगह नोट्स बना लीजिए, सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चंस होंगे तो 100 से 120 क्वेश्चंस में ही पूरा एग्ज़ाम का जितना भी पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का है वो हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया है, 41 से स्टार्ट करना है। आज भी हम लोग 7-8 क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इंटीग्रेशन dx अपान 4 - x²। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन dx अपान a² - x² का। इसका फार्मूला होता है 1/2a log 2 + x अपान 2 - x, और प्लस में c तो हम इंटीग्रेशन में लगाते ही लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो फार्मूला है dx अपान a² - x², सिर्फ और सिर्फ a की जगह पर कितना लिखा है? 4 लिखा है। a² की जगह 4 लिखा है, तो a² की जगह 4 लिखा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर लिखा है। सिर्फ आपको जो फार्मूला होता है इसमें a की जगह हमें क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। क्योंकि अगर इसको हम लोग देखेंगे तो dx अपान 2² - x², यानी a की जगह पे अगर कंपेरिजन किया जाए तो a की जगह पर यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो जहाँ भी फार्मूला है उसके a की जगह पे हमें क्या लिख देना है? सिर्फ 2 लिख देना है। तो जब a की जगह 2 लिखेंगे और 2 पहले से है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 1/4 log, यहाँ ये फार्मूला क्या होता है? a + x और a - x होता है। a की जगह हमें कितना लिखना है? 2, तो ये हो जाएगा 2 + x अपान 2 - x और प्लस c। तो ये वाला जो हाँ भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको सेकंड दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x अपान 1 + cos² x dx। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 0 और π/2 अभी तक तो नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जब इंटीग्रेशन में नीचे और ऊपर लिख दिया जाए तो ये नीचे वाला होता है लोअर लिमिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, और जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो करते हैं, उसका काम यही होता है, एरिया फाइंड करने के लिए ही हम इंटीग्रेशन करते हैं। और मेन हम लोगों का जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है इंटीग्रेशन करना। इसमें है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगी तो हमारा वर्क ये होगा कि जो भी फंक्शन दिया है इसका पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। जो भी हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा उसमें पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे,
फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, होती 6 हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट 4 हैं। हम आपको 4 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करना है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ही आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दें कि इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इंटीग्रेशन a से b, a है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट और लिखा है fx dx, तो इसको आप डायरेक्टली अगर आवश्यकता पड़ जाए तो x dx जो यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आप t लिख सकते हैं। कहीं भी आवश्यकता पड़े t लिख दें या कुछ और लिख सकते हैं, डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ये जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह आप t लिख दें, y लिख दें, z लिख दें। ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको आवश्यकता पड़े कि x से काम नहीं चलेगा, हमें z लिखना पड़ जाएगा, तो आप x को z लिख सकते हैं, यहाँ भी आप z लिख दें। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी और चौथी जो आपको बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है a से b fx dx, अगर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में एक्सचेंज करना पड़ जाए, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह पे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह रखना पड़ जाए, तो ऐसे केस में बाहर एक माइनस लग जाता है। बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ एक माइनस का साइन बाहर लग जाएगा। अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट, देखिए b ऊपर लिखा था हमने नीचे लिख दिया, और जो नीचे लिखा था उसको, जो लोअर लिमिट था वो अपर लिमिट बन गई, जो अपर लिमिट था वो लोअर लिमिट। तो ऐसे केस में हमें बाहर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर a से b fx dx है और मान लीजिए a और b के बीच में एक पॉइंट c है, सपोज करिए ऐसे है, a यहाँ पर है, b यहाँ पर है और बीच में एक पॉइंट c है, a और b के बीच में है c, तो हम चाहें हमें इंटीग्रेशन करना है a से b तक, तो हम पहले a से c तक कर लें, फिर c से b तक कर लें, तो इंटीग्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमें 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है, तो हम पहले 1 से 3 कर लें, फिर 3 से 5 कर लें, मतलब थोड़ा रुक रुक के। तो इससे इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे डायरेक्ट 1 से 5 तक करें, चाहे 1 से 3 कर लें, 3 से 5 कर लें, या 1 से 2 कर लें, फिर 2 से 5 कर लें, या 1 से 4 कर लें, फिर 4 से 5 कर लें, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पहले हमने a से कहाँ तक किया, c तक किया इस फंक्शन को इंटीग्रेट, प्लस हम कहाँ से किए, c से b तक fx dx। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। इस बार के एग्जाम में इस टाइप की प्रॉपर्टी पूछे जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन इसको हम जान लें, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसका जो है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करेगी। तो इसको आप इस लहजे में याद कर लें। सेकेंड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो चौथा आप बताने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट जो कुछ भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, fx dx अगर ऐसा है, लेकिन चौथी वाली जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करने से पहले आप जान लीजिए कि लोअर लिमिट 0 ही होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगी। अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी हो, पाई हो, π/2 हो, π/4, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट जहाँ पर x लिखा है जो भी फंक्शन, वहाँ पर अपर लिमिट -x लिख सकते हैं। और इस पर बेस्ड अभी हम जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी कब फॉलो होती है। इससे रिलेटेड अभी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वर्क तभी करती है जब इसकी लोअर लिमिट क्या हो, 0 हो, अपर लिमिट कुछ भी हो, नॉन जीरो कोई भी नंबर हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो आवश्यकता पड़ने पर हम जहाँ भी x लिखा होता है उसकी जगह अपर लिमिट -x लिख देते हैं। नहीं, a अपर लिमिट क्या है, a है यहाँ पर, तो यहाँ पर a -x लिख देते हैं। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चूँकि डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, होती 6 हैं, लेकिन इसमें 4 इंपॉर्टेंट थी तो हमने 4 आपको डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं, चूँकि प्रॉपर्टी जानना बहुत आवश्यक था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 तो हो ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 42, 0 से π/2, ये क्वेश्चन नंबर 42 है। sin x अपान 1 + cos² x dx। अब डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन हिंदी में बोलते हैं,
अगर हमें कोई चीज़ पहली बात तो ये हमें करना है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन जब हो जाएगा कंप्लीटली उसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसमें से कास एक्स को क्या मान लें, टी मान लें, क्योंकि हमने आपको इससे पहले केस बताया है कि अगर कोई एक फंक्शन ऊपर लिखा हो, एक फंक्शन नीचे लिखा हो, तो हम लोग पहला प्रयास ये करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, जिसमें एक चीज़ को मानने से अगली चीज़ का भला हो जाएगा। देखिए नीचे वाली चीज़ को हमने क्या मान लिया, कास एक्स को टी मान लिया, और जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, और टी का कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। आप देखिए कि हमने नीचे वाले फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में लिखा था कास एक्स, इसको हमने टी माना था, और देखिए ऊपर वाले का भला हो गया, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे आ गया, माना नीचे वाले को, ऊपर वाले का भला हो गया। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन होता है जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगी होती है, उसमें अगर कुछ भी माना जाता है तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में, कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगी है, उसमें अगर हमने कुछ माना है तो लिमिट भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, यहाँ पर आप देखिए कि जब अभी तो क्या चल रहा था, x चल रहा था, x की लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी। तो जब x बराबर 0 था तब यहाँ पर जो माना है इसमें x की जगह 0 रखिए, तब देखिए t का मान क्या आएगा। तो x की जगह जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कास 0, और कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो t का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जब हमारा लोअर लिमिट 0 जो था, अब t के फॉर्म में जब हमने इसको चेंज किया तो t लोअर लिमिट क्या बन गई, 1 बन गई। अब हम x का मान अपर लिमिट रखें कि x की वैल्यू जब π/2 होगी तब देखिए t का मान क्या होगा। तो भैया यहाँ x की जगह हमें π/2 लिखना है, तो ये हो जाएगा कास π/2, और कास 90 अंश का की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब इसकी लिमिट जो बन गई वो 1 to 0 बन गई, मतलब लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 0 है। तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0, और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा डी टी, 1 + t²। क्यों, चूँकि कास एक्स को हमने t माना है तो ये स्क्वायर लगा है, तो ये हो जाएगा 1 + t²। अब देखिए जो हमने आपको प्रॉपर्टी अभी बताई थी, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करेंगे तो बाहर एक माइनस का साइन आएगा। तो हम यहाँ से एक्सचेंज किए दे रहे हैं, 0 की जगह क्या हो जाएगा, नीचे आ गया, और 1 कहाँ चला गया, ऊपर। अगर ऐसा होगा तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और माइनस पहले आएगा, ये माइनस और लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए हमारा काम भी हो गया। ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। और जानते हैं कि dt/1 + t² होता है कितने का, tan इनवर्स t का होता है। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t। और अब हम इसमें जैसे ही हो गया, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं तो प्लस में जो इंटीग्रेशन में c लगाया जाता है वो नहीं लगाते हैं। क्यों, चूँकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने से जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो c और c कट जाएगा। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल का यूज जब हम लोग करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का होगा, तो हम इंटीग्रेशन करने के बाद में +c नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना होता है। क्यों, चूँकि c कट जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कट जाता है, तो कभी भी प्लस में c नहीं आएगा, इसलिए उसकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे। लोअर लिमिट कितनी है भैया, 0 है, यहाँ लिख दो। अपर लिमिट कितनी है, 1, यहाँ लिख दो। अब हम अप्लाई करें तो पहले हमें क्या करना है, t की जगह पे 1 पुट करना है, अपर लिमिट पुट करनी है। तो t की जगह 1 लिखा, माइनस tan इनवर्स 0, और जानते हैं 1 कितने का मान होता है, tan इनवर्स 1, tan 45 अंश का मान होता है, यानी tan π/4 का मान होता है। और जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 45, तो कितना बचेगा, केवल π/4। और ये 0 कितने का मान होता है tan में, tan 0 का मान होता है, तो tan इनवर्स tan 0, तो ये tan इनवर्स tan कट जाएगा, केवल 0 बचेगा। और π/4 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ π/4 बचेगा। तो इसका जो ऑप्शन है π/4, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan² x dx, और हमने आपको बताया है कि sin² x, cos² x, tan² x, cot² x आपको इंटीग्रेशन में कहीं भी मिलेगा तो उसकी जगह आप क्या करेंगे,
tan स्क्वायर एक्स कहीं भी आपको अगर मिलता है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, देखिए हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट से भी कोई मतलब ही नहीं है, आप इसको भूल जाइए। जब तक आप पहले आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, जब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बारे में सोचना है। बीच में तब सोचना है जब आप कुछ मानते हैं, जैसे बीच में अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने माना था cos x बराबर t, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी चेंज होगी। लेकिन अगर मानने वाली कोई प्रोसेस नहीं है तो सबसे पहले आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन जब हो जाए उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट सोचो, वरना ऐसे लिखा रहने दें। तो देखिए ये लिखा है 0 to π/4 और हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स जहाँ कहीं भी इंटीग्रेशन में मिलता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर एक्स -1 लिखते हैं और dx लिखते हैं। फिर इसके बाद हम अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि जानते हैं tan स्क्वायर एक्स जहाँ कहीं भी इंटीग्रेशन में मिलता है उसकी जगह हम sec स्क्वायर एक्स -1 लिखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है डायरेक्टली। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स, 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स। तो वहीं से आया है sec स्क्वायर एक्स -1, sec स्क्वायर एक्स का अलग कर दें, 1 का अलग कर दें, तो sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan x होगा माइनस, और 1 का कितना होगा, x होगा। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन हो गया प्लस में c लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, 0 to π/4। अब हम पहले अपर लिमिट यानी कि पहले हम x की जगह π/4 लिखेंगे, फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर करेंगे हम लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट के बारे में सोचते हैं, x की जगह लिखते हैं π/4, तो tan x की जगह लिखा π/4 माइनस x की जगह लिखा हमने π/4, ये हुआ अपर लिमिट। माइनस लगाओ, tan x की जगह लिखा 0 माइनस x की जगह केवल लिखा 0। पहले हमने अपर लिमिट जहाँ कहीं भी हमको x दिखाई दिया उसकी जगह हमने क्या लिखा, π/4, माइनस लगाया, फिर जहाँ कहीं भी हमको x दिखाई दिया उसकी जगह लिखा 0। tan π/4 का मान होता है 1 माइनस π/4 और इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट खत्म। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - π/4, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो 4 - π/4, इसका मतलब इसका जो थर्ड ऑप्शन लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी थर्ड नहीं, इसका जो 4 - π/4 जो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है, 0 to 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 1 + x स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में पहले हमको इंटीग्रेशन करना है, इसको आप भूल जाएं, सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में सोचें। तो हमें करना क्या होगा, tan इनवर्स x को हमें t मानना है, tan इनवर्स x को हमें क्या मानना है, t, क्योंकि tan इनवर्स x को अगर t मानेंगे उसका डिफरेंशियल करेंगे तो नीचे वाली चीज़ आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों लिखे होते हैं, यानी ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर होता है जब, तो हम सोचते हैं कि क्या हमारा ऊपर को मानने से नीचे का भला हो रहा है कि नीचे को मानने से ऊपर का भला हो रहा है। अगर हो रहा है तो पहले वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स x को हमने t माना, जिसको माना है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो 1/1 + x स्क्वायर dx बराबर dt। ध्यान से आप देखिए, ऊपर वाले को हमने माना और नीचे वाले का हमारा भला हो गया dt में। अब हमें करना क्या है, चूंकि हमने डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन में माना है, और निश्चित समाकलन के क्वेश्चन में जब माना जाता है तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाती है। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब अभी तक x चल रहा था, x का जो लोअर लिमिट थी वो 0, तो x की जगह हम 0 रखें, तो t का मान क्या मिलेगा, tan इनवर्स 0, और 0 कितने का मान होता है tan में, tan 0 का, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 0। तो ये कुल मिला के आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी t का मान क्या आ जाएगा, 0। जब x बराबर क्या है, 0, तब t का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। और जब x बराबर क्या है, 1 है, तब देखते हैं t का मान क्या होगा। तो भैया x की जगह 1 रखो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 कितने का मान होता है tan में, tan π/4 का होता है, तो tan इनवर्स tan π/4, तो tan इनवर्स और tan कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल π/4 बचेगा। अब हम लोग अप्लाई करें, जहाँ 0 था उसकी जगह t का मान भी 0 ही है, लेकिन जहाँ पर x का मान 1 था उसकी जगह t का मान आया है π/4। tan इनवर्स x को हमने क्या माना है, t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, और 1/1 + x स्क्वायर dx को हमने क्या मान लिया है, dt। इसको आप इजीली कर सकते हैं,
जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t³/3 और 0 से π/4। हम पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी अपर लिमिट का मतलब t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। और जब t की जगह हम π/4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/4 का होल क्यूब अपान 3, माइनस लगाएंगे। अब हम t की जगह 0 रखेंगे तो 0/3 यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाई का भी क्यूब है और 4 का भी क्यूब है, तो पाई का क्यूब है तो ये पाई क्यूब हो गया, और ये 4 का क्यूब नीचे आ जाएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो ये हो जाएगा 64 × 3, और 64 × 3 का मतलब होता है 64 का 3 बार गुणा करना है तो 192, 192। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो π³/192 यानी 192। तो इसका आंसर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। इसको रब कर दें, आप इसको चाहे एक जगह नोट कर लें, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है 1, इसकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट कितनी है, √3 है, dx/1 + x²। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो बहुत इजी है, ये तो डायरेक्ट होता है tan 1x का, tan 1x का डायरेक्ट आ गया। ये tan 1x का मतलब ये जो लिखा है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan 1x होता है। और अगर जब हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही गया है तो अब लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan 1x की जगह क्या लिखेंगे, √3, और माइनस tan 1x की जगह क्या लिखेंगे, 1, और √3 tan कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan 1 tan 60, tan 1 और tan कट जाएगा, 60 बचेगा। 60 को हम लोग π/3 भी कह सकते हैं, माइनस, और ये लिखा है tan 1 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। तो tan 1 tan 45, tan 1 tan कट जाएगा, 45 बचेगा। 45 को हम लोग अगर रेडियन में देखें तो π/4 होता है। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा। हालांकि चलो देख लेते हैं इसको, 12, 3 का 4, ये 4π हो जाएगा, माइनस ये 3π हो जाएगा। इसका मतलब π/12, π/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर जो 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे 0 to 1 e⁻x cos e⁻x dx। देखिए ये एक फंक्शन लिखा है, ये दूसरा फंक्शन लिखा है। तो सबसे पहला वर्ग, जब दो फंक्शन इनटू में लिखे होते तो हमारा वर्ग ये होता है कि क्या एक को मानने से दूसरे का भला होगा कि नहीं होगा। तो देख रहे हैं, अगर हम इसमें से e⁻x को क्या मान लें, t मान लें, तो e⁻x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो e⁻x ही होता है। तो देखिए इसमें से हमने e⁻x को t माना और इस वाले का भला हो गया, इस वाले फंक्शन का भला हो गया। e⁻x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब चूँकि डिफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम किसी को मानते हैं तो हमारी लिमिट भी कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब चेंज कैसे होगी, जब जो है x का मान क्या था, 0 था, तो x की जगह 0 रखें, e⁻0, तो t का मान क्या हो जाएगा, e⁻0 का है, और किसी भी चीज़ की पावर शून्य होती है उसका मान 1 होता है। यानी कि जब x का मान 0 था लोअर लिमिट, तो हमारा t का मान क्या बना, 1 बना, और जब x का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे पुट करें x की जगह 1, तो e⁻1 का मतलब e बना। इसका मतलब जब x का मान 0 था तो उसकी जगह t का मान 1 बना है, और जब x का मान 1 था तब t का मान e बना है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0 की जगह हम लिखेंगे 1 और 1 की जगह हम लिखेंगे e, और कास इसको हमने t माना है तो ये हो जाएगा कास t, और ये वाला चला गया है dt में। और कास का कितना होता है, कास t का इंटीग्रेशन करना है तो कास का कितना होता है, डिफरेंशियल होता है माइनस साइन t अगर इसका करते, लेकिन इंटीग्रल होता है सिर्फ साइन t। तो ये हो जाएगा साइन t, और इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले t की जगह पर e लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर t की जगह पे हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन e माइनस साइन 1। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा साइन e माइनस साइन 1। इसका मतलब जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 47 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ है और इसके जो 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो भैया डायरेक्ट ये माइनस ए से बी तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट आपस में क्या होती है, चेंज हो जाती है। हालांकि पहले वाले ऑप्शन में चेंज नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है माइनस बी से ए, जो सेकेंड नंबर ऑप्शन लिखा है वो क्या लिखा है, जो ए से बी था अब क्या हो गया, ए बी से ए हो गया और बाहर क्या लग जाता है, ऐसे केस में माइनस लग जाता है। ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। तो इसका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर इसलिए है चूँकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में एक्सचेंज होती है तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है, और सेकेंड नंबर ऑप्शन में वही लिखा है कि बाहर एक माइनस का साइन लगा है। लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह पे पहुंच गई है और अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह पे आ गई है, तो इसका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज टोटल हम लोगों के कितने क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए हमारे 7 क्वेश्चन आज हो गए। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसका रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 7-8 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। वीडियो ये वाली अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।